Hello, officers. Welcome again in Future Bureaucrats. So, we have completed till the question number 20. Right now, we will start from question number 21. So, let's begin. The organism cicada, froghopper, and pond skater are birds, fish, insect, and reptile. अब इस टाइप की क्वेश्चन ना यूपीएससी हर बार हर पेपर में एक या दो इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा। अगर तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो समहाउ आइडेंटिफाई कर लोगे, अदरवाइज आइडेंटिफाई करना चीजों को एट द स्पोर्ट एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे मोस्टली अब तक हमने देखा कि यूपीएससी बर्ड्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, बट दिस टाइम ये फ्रॉग हॉपर क्या है? जैसे पॉन्ड स्केटर, फ्रॉग हॉपर पे से समटाइम्स एक टर्म माइंड में रिलेट करती है, जैसे ग्रास हॉपर। ओके, अगर समहाउ इस टाइप का कुछ लॉजिक आप लगा पाए कि यार ग्रास हॉपर तो इंसेक्ट है, बर्ड्स तो नहीं है ना, देन यू कैन रीच टू द कंक्लूजन और द आंसर। अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आ जाना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, स्किप इट। इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया भाई सिकाडा क्या है, फ्रॉग हॉपर क्या है, एंड पॉन्ड स्केटर क्या है, बट आई थिंक सिकाडा के बारे में यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है। तो जनरली यही तो पूछा है ना कि ये है क्या। सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। इफ कहीं ना कहीं अगर किसी पीवाईक्यू में स्काडा के बारे में जिक्र किया गया है पहले, then this question will be easy for us. Otherwise, if the first instance you are not able to figure out the answer, then you can skip it. Okay, consider the following statement. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Okay ji, many chewing gums contain plastic as a gum base. One of the following is correct with respect to above statement. So first thing, इसमें क्या करनी है, क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को बैक कर रही है? फर्स्ट ऑफ द जो फर्स्ट अपना आंसर है ऑप्शन का, उसको बार बार फिगर आउट करना है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द आंसर ओनली ये होता है, बट इस पे स्टिक ना करो कि ये आंसर यही होगा। ठीक है, बिकॉज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि मैनी च्युइंग गम्स है, कुछ बहुत सारी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन का सोर्स है जी च्युइंग गम्स। भाई ऐसा क्या है च्युइंग गम में कि वो सोर्स बन गई जिससे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज ए गम बेस। तो स्टेटमेंट बिल्कुल बैक हो रही है, भाई प्लास्टिक है च्युइंग गम में, इसलिए वो सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन बन गया और वो वाइडली यूज हो रहा है मार्केट में। डन। स्टेटमेंट टू क्लियरली बैक कर रही है स्टेटमेंट वन को। सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में गलत भी नहीं करके आने और छोड़ के भी नहीं आने। ओके, सो हियर आंसर इज ए। Statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain statement 1. Okay जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब 2025 में मल्टीपल क्वेश्चन करवाए इस टाइप के कि जब बॉक्स में चीजें बनी होंगी तो एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है, कि एग्जामिनर खुद एग्जाम को टफ साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आएंगे। ओके, अब देख, कंट्री है एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स की बात हो रही है कि कौन सी कंट्री और कुछ एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में कहां मिलेंगे, और बताने क्या है उसके नेचुरल हैबिटेट में ही बताने हैं। इंद्री, एल्क, बोनोबो। जस्ट इसके बारे में मेरे को पता था एक्चुअल एग्जाम हॉल में, और मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में कहीं नहीं पता था। ना तो मेरे को एल्क के बारे में पता था, ना इंद्री के बारे में पता था कि ये दो कौन से हैं। अगर आप एनिमल लवर हो, आप सिकाडा वगैरह, फ्रॉग होपर, पॉन्ड स्केटर और इंद्री, एल्क और बोनोबो के बारे में जानकारी रखते हो, तो दिस विल बी लिटिल बिट इजी फॉर यू टू टैकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज फॉर मी इन एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा जिससे मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकूं, कि कहीं से तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो मेरे लिए। सो जहां आप क्वेश्चन में एंटर नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ अननेसेसरी कुछ भी मार्क करके ब्लंडर मत करना। ओके जी, हाउ मेनी ऑफ द pairs given above are correctly matched? So Brazil, Indonesia, Madagascar, Indri, Elk and Bonobo. Bonobo
पढ़ा भी था, आई थिंक पीवाईक्यू भी है, काइंड ऑफ कॉन्गो में या फिर अफ्रीका में बोनोबो होंगे। क्या बोनोबो मेडागास्कर में मिलेंगे? अब नहीं पता। सो स्टेटमेंट थ्री, एज ऑफ नाउ एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को क्लियर था कि कहीं ना कहीं सेंट्रल अफ्रीका है, यहां कहीं बोनोबो मिलते हैं भाई। बट ये बात कर रहा है यहां पे मेडागास्कर की। सो अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो डेफिनेटली एक और स्टेटमेंट भी तो गलत एग्जामिनर बनाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आंसर ओनली वन होगा या आंसर नन हो रहा है, ओनली टू और ओनली थ्री में। इस टाइप के बॉक्स वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रही। आप देख लेना 2025 के पेपर को देख लेना, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम 2023 में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली इन केसेस में ये सब होता नहीं है। सो एज ऑफ नाउ एल्क कहां मिलेंगे? नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। ओके जी। या फिर इंद्री क्या है? टाइप ऑफ ये लेमूर है। और कौन से जोन में मिलेगा? इंद्री नेटिव है या नेचुरल हैबिटेट का है? मेडागास्कर का। ओके जी। सो हाउ मेनी ऑफ द पेयर अब करेक्टली मैच? सो हेयर आंसर इज नन। सो बेटर इज, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन में एंटर नहीं कर पा रहे तो उसको स्किप छोड़ कर देना, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ के भी जा रहे हो तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। मेरे कट ऑफ से अराउंड 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा थे 2024 में। क्यों थे? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना तो 23 को टच किया ना 21 को टच किया, क्योंकि मैं क्वेश्चन में एंटर ही नहीं हो पा रहा। ये ग्रास हॉपर का सोचना, फ्रॉग हॉपर के साथ रिलेट करना, आइडियाज तो आ पा रहे, पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको डिसीजन लेना है, और उससे पहले आप 20-22 क्वेश्चन कर चुके हो। तो जिस पेस में माइंड चल रहा होता है, तो वहां एटलीस्ट एट द टोन डिसीजन ले पाना कुछ भी इजी चीज नहीं है। अगर नहीं ले पा रहे तो फर्स्ट इटरेशन में छोड़ देना, सेकंड इटरेशन में ट्राई करना। स्टिल अगर नहीं हो पा रहा तो स्किप कर देना थर्ड इटरेशन में। ओके जी। सो एज ऑफ नाउ एल्क नदर्न अमेरिका, इंद्री लेमूर है जो मेडागास्कर में मिलेंगे। बोनोबो क्या है? कोंगो में मिलेगा। ओके जी। टाइप ऑफ ये पिग्मी चिंपैंजी है बोनोबो। एंड आई थिंक यूपीएससी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन इन related to bonobo in PYQ. Okay जी. So move into the next question. Consider the following statement regarding the World Toilet Organization. Okay जी. It is one of the agency of United Nations. World Toilet Summit, World Toilet Day, World Toilet College are the initiative of organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. The main focus of the function is to grant fund to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. Which of the following statement are correct? So हमने भी तो ओपन डेफिकेशन किया था, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन में। तो स्वच्छ भारत मिशन को पढ़ा तो हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि यार हमने ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कहीं वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की हो, ग्रांट्स प्रोवाइड की हो। वो भी फंड दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, ठीक है, फ्री का पैसा बांट रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि कुछ ऐसा हो रहा हो। सो क्या? तो बी अवेयर। सिंपल क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट थिंग, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देख के लगेगा कि यार ये क्या डिफिकल्ट चीज पूछ ली, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। कभी एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन लाखों बच्चों में से किसी ने नहीं पढ़ के, कोई भी नहीं इसे पढ़ के गया होगा, और जो इसको पढ़ के गया होगा, क्या बताऊं क्या ही है वो, कि वो कैसा डीप में स्टडी करा, ऐसा कुछ कोई नहीं पढ़ के जा रहा। देन अगर नहीं पढ़ रहे तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब लाखों में से हजारों इस क्वेश्चन को सही करेंगे। कैसे करेंगे? ओके। इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है भाई। कुछ नहीं पढ़ा, यूनाइटेड नेशन तो बहुत ही डीपली पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, बार बार यूनाइटेड नेशन पढ़ा था। बट हमें तो कहीं नहीं मिला कि यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की कोई एजेंसी है।
सो ये काइंड ऑफ नॉलेज चेक हो रही है आपकी कि यार अगर कुछ बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन, नेसेंट सी न्यू सी ऑर्गेनाइजेशन दी होती, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दी होती, मैं तभी जाके टिक कर देता कि हाँ यार वर्ल्ड और टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की होगी। बट यहां बात की है यूनाइटेड नेशन की। जैसे दूसरे क्वेश्चन में बात करता है आरबीआई, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा यूपीएससी। यही उसने किया है। स्टिल अगर कुछ क्लू नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आओ क्वेश्चन में तो एंटर हो। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। भाई क्या लीनियंट, क्या स्मूथ सी स्टेटमेंट है भाई, कि भाई इसने समिट डे कॉलेज बनाए हैं, इनिशिएटिव चलाए हैं टू इंस्पायर करने हैं एक्शन के लिए। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्शन को इंस्पायर करेगी। तो भाई इस टाइप की स्टेटमेंट में शक मत करना कि यार यहां किसने कुछ एग्जामिनेशन में गड़बड़ की है। एग्जामिनर ने गड़बड़ यहां की है, एग्जामिनर ने गड़बड़ या तो यहां की है या यहां की है। ये लीस्ट डेवलपिंग ना होकर डेवलप हो सकती है, समथिंग लाइक। और कुछ भी ऑप्शंस नहीं बच रहे एग्जामिनेशन एग्जामिनर के पास यहां पे गेम खेलने के। ठीक है जी। सो जो एग्जामिनर कर रहा है उसको करने दो, जस्ट आइडेंटिफाई करो। और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, इंट्यूशंस के बेस पे मत जाना एग्जामिनेशन हॉल में। ओके। सो इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब आना आंसर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर कैसे बनाया है, ओनली टू ओनली थ्री, वन टू वन थ्री, या तो एक गलत है या दो स्टेटमेंट्स गलत है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो सही कौन सी है। भाई ये तो सबसे सही लग रही है। सो दो ऑप्शन में लो, दो ऑप्शन में दो, ये तो गया, कुछ तो कम हुआ। फिर अब स्टेटमेंट वन में भी डाउट लग रहा है। ओके जी। स्टेटमेंट वन में कैसे लगे यार, यूनाइटेड नेशन की इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन पड़ी, कभी इस वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं पड़ा। मानो गलत है। फैक्ट बनाया, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ये भी गलत है। एक को भी एलिमिनेट करो। अब थ्री और वन में मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट द फंड टू लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। भाई कुछ प्राइवेट सी ऑर्गेनाइजेशन और वो बात कर रही है फंड की। फंड के तो पैसे हमें क्लाइमेट के लिए भी नहीं मिल पा रहे, और इंटरनेशनल रिलेशन में इशू ही सब सारा का सारा फंड का है। और ये फंड की बात कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट में, वो भी क्लाइमेट में भी जब फंड मिलता है तो लोन में मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट ये तो बात कर रहा है कि यार जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्रीज भी है, जोन बहुत बड़ा है। काउंट कर लो कितनी सारी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होगी और कितनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। मोर देन 150 कंट्रीज होंगी ऐसी। और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 150 कंट्रीज को ग्रांट दे रही है। कितनी नहायती बेहुदा स्टेटमेंट है। काटो इसको भी, आ जाओ आंसर पे। पता लग ही गया होगा, ओनली टू आंसर है जी इसका, कि दो ही स्टेटमेंट गलत है। इस पे भी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और इस पे भी। आ जाओ करो नॉलेज को बैक। ठीक है जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब पता है नहीं पता, लाइन को फॉलो किया है, नहीं पता तो नहीं पता। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। कि भाई बहुत सारी बिग कैट्स हैं, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं। टाइप ऑफ फैक्ट है भाई, दहाड़ता हो नहीं दहाड़ता हो पता नहीं। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। मैं इस चीज में श्योर हूं कि यार स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट टू सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट बनी है, और इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। मेरे को कोई शक नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल दिखा दूंगा जहां पर एक सही स्टेटमेंट को एग्जामिनर एक गलत स्टेटमेंट से छुपाने की कोशिश करेगा, और जो गलत स्टेटमेंट बनाएगा वो इंट्यूशन बेस्ड होगी। कि यार बच्चों को लगेगा इंट्यूशंस में हम बह जाएंगे और हम गलती करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। नीचे आ जाओ। कंसीडर द, हमें वी हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट, और इनमें से या तो एक गलत है या कोई भी गलत नहीं है।
इस टाइप का क्वेश्चन है। जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट रॉन्ग आउट ऑफ द थ्री। और मुझे पता है, पक्का पता है कि गड़बड़ यही की गई है। और इस टाइप का क्वेश्चन बना के और एग्जामिनर 1 2 3 ऑप्शन दे दे, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनर यहाँ, एग्जामिनर के पास अगर स्कोप होगा तो एग्जामिनर करेगा, और यहां भी एग्जामिनर गड़बड़ करेगा। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। फैक्ट है, चीता कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चलेगा काम। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में इंट्यूशंस के बेस पे ये डिसीजन ले रहे हो कि यार हो सकता है कि लायन करता हो और चीता ना करता हो, देन आ जाओ भाई। जो कैट्स है उनके बिहेवियर में कैसे, एक कैट का बिहेवियर ही टोटली अलग होगा। ये तो उसकी कैपेसिटी है ना कि कोई कैट यार रोर कर सकती है, नहीं कर सकती, ये तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी है। बट ये तो इनहेरेंट बिहेवियर है ना। हमने डॉग्स देखे, हमने कैट्स देखी, कैट्स तो यार सेंट करेंगी वो, ठीक है, वो तो अपनी गंध छोड़ के जाएंगे कहीं ना कहीं। और उसी से तो वो अपनी टेरिटरी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यार, जहां जहां उनकी टेरिटरी है, तभी तो हम देखें कैट्स हो कि डॉग्स हैं, ये स्निफ करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं कि आप कहीं दूसरे डॉग्स या दूसरी कैट की टेरिटरी में तो नहीं चले गए। और शेर तो यही करता है, शेर का इलाका होता है जंगल, शेर जंगल का राजा है शेर। तो लायन कर रहा है तो लेपर्ड्स क्यों नहीं करेगा। यहाँ लेपर्ड्स की बात कर रहा है, यहाँ चीता की बात कर रहा है, यहाँ फिर लायन की बात कर रहा है। तीनों में लायन लायन जी है। सो करेक्ट आंसर आना इसी पे ही है। सबसे जो इंट्यूशन बेस्ड स्टेटमेंट होगी, वही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है जी, रिमेंबर दिस माय वर्ड। सो भाई, स्टेटमेंट 3 तो देखते ही हिला देना, और इसी बेस पे इंट्यूशन या फिर आंसर लेने हैं। और लायन का कोई भी ब्रीडिंग सीजन नहीं है भाई, ठीक है, डायल डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। और अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट, चीता तो रोर नहीं करता। आई थिंक ये बेसिक फैक्ट है, हम लोग सबको पता है कि चीता की तो आवाज ही नहीं निकलती। और कितनी सारे वीडियोस शॉर्ट्स हमने इस चीज के देखे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इस फैक्ट को कंप्लीटली मैं बैक कर पा रहा था। ये इंट्यूशन बेस्ड की स्टेटमेंट थी, और ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट थी जिसपे मैं डिसीजन श्योरली डैम श्योरली नहीं ले पा रहा था कि यार करता है, इसका ब्रीडिंग सीजन पर्टिकुलर होता है या नहीं होता। बट जब ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि एग्जामिनर तो सारा गेम ही यहाँ घुमा रहा है, तो आ जाओ जहां घुमा रहा है, और एक ही स्टेटमेंट थी जिसको आइडेंटिफाई करना था। सो आंसर है 1 और 2। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 मिलियन फार्मर। अब इस टाइप के क्वेश्चन एक या दो हर बार आपको मिलेंगे। ठीक है जी। और स्टेटमेंट्स भी ऐसी बनेंगी कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्वेश्चन भी क्या, आधे आधे पेज का क्वेश्चन बनता है, देख लो। ये कहीं नहीं गए, 2 2 मिनट ये वाले क्वेश्चन लेके जाएंगे, बैठ के सोचना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई, एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। मल 100 मिलियन फार्मर, अराउंड 10 करोड़। भाई 10 करोड़ फार्मर्स बहुत बड़ा अमाउंट है। 10 करोड़ फार्मर्स, उनके साथ कुछ करना है, उनका कोई इनिशिएटिव है। तो वन थिंग, एक तो यूपीएससी ऐसी चीजें पूछेगा, यूपीएससी अवेयरनेस जनरेट करेगा कि हाँ यार, ऐसे कुछ इनिशिएटिव भी चल रहे हैं 1 मिलियन फार्मर टाइप। सो है क्या, इट इज ए, ये कोई प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव, दैट एम टू इंक्रीज द फार्मर रेजिलियंस। भाई, एक ये कोई प्लेटफॉर्म है जो एक्सेलरेट करेगा, ट्रांजिशन करेगा टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम में, दैट आर नेट जीरो करना है उनको, नेचर पॉजिटिव बनाना है, और एम टू करना है इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। क्या सही स्टेटमेंट है, क्या मलाई मक्खन स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल। भाई हम ऐसे, अगर 10 करोड़ फार्मर्स को कहीं ना कहीं समहाउ
इस टाइप के इनिशिएटिव में ले आए तो बहुत बड़ा चेंज क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, ट्राई करते हैं, नीचे पढ़ते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस and a network of individual and farming organization interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry। बात कर रहे हो तुम 10 करोड़ फार्मर्स की, और अब तुम चीजों को लिमिटेड कर रहे हो कि नहीं, 10 करोड़ फार्मर को हमने ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री में ही लगाना है। और ये एक इंटरनेशनल अलायंस भी है, 10 करोड़ फार्मर की इंटरनेशनल अलायंस, एक इंटरनेशनल जिसमें इतने फार्मर हैं भाई, बहुत कुछ है जिसको ट्विस्ट एंड ट्वीक किया जा सकता है। टाइप ऑफ नैरोअर स्टेटमेंट है, इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म fully integrated with service provider built on blockchain that lets buyer, seller and third party trade fertilizer quickly and securely। अब ये निहायत ही घटिया स्टेटमेंट है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो फुली इंटीग्रेटेड होगा, सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर में बिल्ट करेंगे, जिसको ब्लॉकचेन पे भी बनाएंगे, बायर, सेलर एंड थर्ड पार्टी ट्रेड करेंगे फर्टिलाइजर के लिए क्विकली एंड सिक्योरली। भाई इसमें तुम्हें 10 करोड़ फार्मर्स की क्या जरूरत है ये सब कुछ करने के लिए? अब इस टाइप की स्टेटमेंट पे अपनी माइंड मत खपाना, बकवास है ये सब। इट इज ए प्लेटफॉर्म with the mission of encouraging the farmer to form farmer product organization agribusiness consortium, thus facilitating the access of global open market to sell their product। कि भाई 10 करोड़ फार्मर का एक प्लेटफॉर्म है जो एनकरेज करेगा फार्मर को कि तुम एफपीओ बनाओ, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बनाओ, दस फैसिलिटेट द एक्सेस टू ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट, की ओपन मार्केट पे, इंटरनेशनल ओपन मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल करना। ये भी नया नोवल आइडिया है भाई, इसमें 10 करोड़ फार्मर, ये भी। अब इन चारों स्टेटमेंट में सबसे लीनियट, सबसे स्मूथ स्टेटमेंट देखने से ही पता चलती है जी, ये है जी, बिल्कुल जी, एक कोई प्लेटफॉर्म होगा एक्सेलरेट करेगा ट्रांजिशन टुवर्ड द फूड एंड वाटर सिस्टम को, डाटा नेट जीरो बना देगा उस फूड एंड वाटर सिस्टम को, नेचर पॉजिटिव बना देगा, एम करेगा इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इंपैक्ट फूड एंड वाटर सिस्टम पे भी पड़ेगा। अगर इस पे पड़ेगा तो इंटरनेशनली पूरे के पूरे वर्ल्ड के फूड पे क्राइसिस आ जाएगा, हंगर की सिचुएशन आ जाएगी। तो भाई 10 करोड़ फार्मर्स को हमें लेना पड़ेगा साथ में, हमें उसका ट्रेन करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करने पड़ेंगे उस पे एक्शन। क्या सही स्टेटमेंट है, क्या सिंपल चीज आइडेंटिफाई करना एक्चुअल एग्जामिनेशन में। अगर टाइप ऑफ ब्रॉडर ब्रॉडर क्वेश्चन है तो आंसर भी टाइप ऑफ ब्रॉडर ही होने चाहिए। ठीक है, अपने आप को लिमिटेड मत करना इस टाइप के क्वेश्चन के, नहीं जी ये तो ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, नहीं नहीं ये इंटरनेशनल अलायंस है। भाई ये तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको फुली इंटीग्रेटेड कर दिया ब्लॉकचेन के साथ, फर्टिलाइजर के लिए वो भी भाई प्लेटफॉर्म है। एफपीओ बन रहे हैं, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करेंगे जिसमें हम ग्लोबल मार्केट को सेल करेंगे। भाई कार्बन वार्बन में तुम बात करो, ये सब तुम क्या कर रहे हो इसमें, ये सब चीजों का मार्केट मार्केट। Okay, ji, consider the following statement. How many of the above are considered distributed energy resource? Up. Battery storage, biomass generator, fuel cell, rooftop solar photovoltaic units. 1, 2, 3, 4. Type of question. Simple question. छोड़ के मत आना कभी भी. Okay. First thing first, identify करो कि यार ये distributed energy resources होते क्या हैं? हिंदी में लिखा होगा वितरित ऊर्जा संसाधन। अब एक तो एग्जाम एक्चुअल एग्जाम हॉल में यही नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है, अब हिंदी में तो क्या ही समझ आना, वितरित ऊर्जा संसाधन। इतना समझ आ रहा है कि यार जो एनर्जी रिसोर्सेज है डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस की बात करते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नेंस की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इस चीज में, तो जब सम की जो होस्ट है उससे चीजें हटके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, छोटे छोटे पॉकेट्स में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसमें क्या है भाई, बैटरी स्टोरेज होगी, उसके साथ के साथ ये उस बैटरी स्टोरेज को इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्टोर की गई, इसको साथ के साथ जो पंखा फैन बल्ब जो हमने चलाने हैं चला दिए, कि एनर्जी जो रिसोर्सेज है
उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है। ठीक है। सो एनर्जी स्टोरेज से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है। बायोमास के जनरेटर से हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल यूज करके हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सेल कहीं भी लगाओ, इंस्टॉल करो, एनर्जी के मजे लो। फ्यूल सेल के साथ भी यही है, जनरेटर के साथ भी यही है, बैटरी स्टोरेज के साथ भी यही है। सो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि यार एक तो ब्रॉडर सोचो, दूसरा अगर आप क्लियरली श्योर नहीं हो कि यार गलत हो भी सकता है यार नहीं भी, देन अननेसेसरी गैस मत मारना। गो फॉर द ऑल फोर कि हाँ यार सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बैटरी दे रहे हो तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर सकते हैं, बायोमास दे रहे हो तो कर सकते हैं, फ्यूल सेल से भी कर सकते हैं, रूफटॉप सोलर वोल्टिक्स यूनिट से भी कर सकते हैं। करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following show a unique relationship with insect that has been co-evolved with it, and that is only insect that can be pollinated this tree? Fig, mahua, sandalwood, and silk cotton. First thing first. अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आ रहा है तो आए, नहीं तो स्किप कर। मैंने एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप किया था क्योंकि कुछ एंटर नहीं हो पा रहा क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में एंटर होना सबसे डिफिकल्ट है। पता है तो पता, नहीं पता तो move on to the next question. Still, which one of the following show unique relationship show करता है with an insect that co-evolve करते हैं with it, that can only insect that can pollinate this tree? भाई कोई ऐसा इंसेक्ट है जो सिर्फ इसी ट्री को पॉलिनेट करेगा। ऐसी कुछ रिलेशनशिप है, किसके साथ है? एस पे नाम दिया है, एस पे नाम दिया है। ट्राई कर सकता है एग्जामिनर, ये एक टाइप ऑफ पैटर्न है कि आपको यहीं उलझाना है। ठीक है। एग्जामिनर बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में आजकल पहले से होता आ रहा है कि टाइप ऑफ कुछ बनाया जाएगा एस पे शुरू करके, एस पे शुरू करके, और अगर स्टूडेंट उलझ गया कि यार हो सकता है इनमें से आंसर होगा, और एग्जामिनेशन आंसर इनमें से बनाएगा। मैंने ये पैटर्न बहुत बार देखा है। सो बी श्योर, या इसको तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि आंसर ऊपर से होगा। सो इसका आंसर फिग था। ठीक है भाई, फिग ट्री है, एक यूनिक रिलेशनशिप शो करता है विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इवोल्व करता है इसके साथ, दैट ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री, कि वही एक इंसेक्ट इस ट्री को पॉलिनेट करता है, जिसका नाम है फिग वेस्प। ओके जी, सो हेयर आंसर इज फिग। आता है तो आने दो, नहीं आता तो जाने दो। ओके, अननेसेसरी वहां बैठ के ज्ञानी बनोगे तो नुकसान खाओगे। ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग: butterfly, fish, frog. How many of the above have poisonous species among them? याद करो पुराने क्वेश्चन, कैसे ही क्वेश्चन किए हैं। 1 2 3। भाई हजारों स्पीशीज है बटरफ्लाई की, फिश की, फ्रॉग की, अगर कोई ना कोई होती हो। यहाँ कौन सा पूछा है उन्होंने कि कोई, भाई इनकी हाउ मेनी ऑफ द अमंग देम हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। फिश की हजारों लाखों स्पीशीज है, बटरफ्लाई की है, फ्रॉग की भी है, इनमें से कोई ना कोई होती होगी। हमें ये थोड़ी पूछा है कि एग्जैक्ट बताओ कौन सी है। ओके, go for the only three, all three. So simple question. Type of this distributed energy resource. Consider the following. How many of the above tree are actually native to India? अब ये क्वेश्चन को उससे ऊपर से कंपेयर मत कर देना कि ये पॉइजनस था, टाइप ऑफ ब्रॉडर क्वेश्चन है ये, कि हजारों स्पीशीज में कोई एक तो होती होगी तो आंसर आ जाएगा। बट ये पूछ रहा है नेटिव की बात। जब नेटिव की बात की जाए, इंडिजिनस की बात की जाए, तो भाई अलर्ट पे आ जाओ। एग्जामिनर शॉर्ट शॉर्ट नॉलेज चेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो आंसर भी हम नॉलेज बेस ही देंगे। अननेसेसरी गैस तुक्का नहीं मारेंगे, ब्रॉडर नहीं सोचेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट सोचेंगे, आंसर पे आ जाएंगे। कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल। अब भाई पुष्पा तो सबने देखी है, उसमें शेषाचलम हिल्स के बारे में भी सबको पता होगा। तो ये तो पता है कि रेड सेंटर आंध्र प्रदेश में है और ये इंडिया का ही नेटिव है। अब ये चीज तो पता होनी चाहिए।
बेसिक नॉलेज इतनी तो लेके बैठो कि जो रेंट सेटर है इंडियन का है, इंडिया का है, आंध्र प्रदेश का है, और ये टाइप ऑफ PYQ भी है शायद, जो पहले अर्लियर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। सो 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ जी पोर्तुगीज कौन कौन से लेके आए हैं इंडिया में। पपाया की बात की गई, कैश्यू की बात की गई। सो कैश्यू, कॉफी, टी, ये सब बाहर से आए हैं। पपाया पोर्टुगीज लेके आए थे, रेड सैंडर इंडिया का नेटिव है। आ जाओ, क्यों कंफ्यूज हो ना, इन पे क्यों उलझना, ये तो इंडियंस है भी नहीं। अब 2026 में बैठोगे, 27 में बैठोगे, ये सब गलतियां नहीं करनी। ठीक है जी। ओके जी, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर 31 to 40 number question. I hope this video helps you a lot to you, because ये सब रीजनिंग ने मेरे को बहुत हेल्प की। आई एम डिलीवरिंग यू वट एवर आई हैव, सो पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दूसरों के साथ भी शेयर करो, ज्ञान बांटने से पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।